मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पूछा था कि सरकार बताए कि नेपाल को आप पेट्रोल कितने में बेचते हो। मैं बताना चाहता हूँ, नौजवानों को बताना चाहता हूँ, 29 रुपए लीटर में नेपाल को पेट्रोल बेचा जाता है और अपने देशवासियों से, नौजवानों से, बेरोजगारों से, किसानों से 100 रुपए कीमत वसूलने का काम किया जाता है। संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधार मुड़ जाता है, जिस ओर जवानी चलती है उनको जवाब मिलेगा। इन लोगों का वोट लिया, उनकी भावनाओं को ठगने का काम कर रही है, रोज एक नया झूठ बोलने का काम कर रही है। यही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा काला धन लाऊंगा। आज तक मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, काला धन नहीं आया। ये लोग कहते थे 40 वाला पेट्रोल चाहिए कि 60 वाला चाहिए, और अपने लोगों से नारे लगवाते थे 40 वाला, और सरकार बनने के बाद 100 पार करवा दिया। हमारी यह खबर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि हमारी खबर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। विधायक जी, कटरा से कानूपुर जाने वाली सड़क आपने प्रश्नोत्तरी भी विधानसभा में उसके लिए मांगी थी, जिसमें उत्तर यही आया था कि हाँ बनाया जाएगा, लेकिन आज तक उस सड़क पर कोई कार्य प्रगति पर नहीं है, कोई कार्य लगा नहीं है। ऐसी स्थिति में उस सड़क का जीर्णोद्धार कैसे हो पाएगा? मैं आपको अवगत करा दूं कि जेठवाड़ा कटरा गुलाब सिंह मार्ग जो 9 किलोमीटर का है, और दिसंबर 2021 के महीने में इसका ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से इसका टेंडर करा दिया गया था और फर्म का बांड भी बन गया था। लेकिन बीच में कुछ ऐसी विसंगतियां हुई जिसके लिए विभाग और कार्यदायी संस्था और स्थानीय स्तर पर वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने कार्य में दिलचस्पी नहीं लगाई। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जब पैसा निर्गत कर दिया, उसका बांड बन गया, तो कार्य क्यों नहीं हुआ, ये सवाल बहुत खड़ा होता है। आप मीडिया के माध्यम से प्रशासन से ये सवाल करें कि जब पैसा निर्गत हो गया था, 2021 में बांड बन गया था, तो कार्य अभी तक क्यों नहीं हुआ। मुझे जानकारी हो रही है, मैंने विधानसभा में भी प्रश्न लगाया, तो ये जानकारी हो रही है कि उसको ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से अब PWD को देकर के कार्य कराया जाएगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चूंकि मेरा इस क्षेत्र से लगाव है, मेरा घर है, और सरकार हो या प्रशासन हो, चाहे कितनी भी उदासीनता बरत ले, लेकिन उनको कार्य करना पड़ेगा और उनको विकास से महरूम नहीं होना पड़ेगा। नगर पंचायत का चुनाव होना था और ये मामला अभी तक कोर्ट में है। कोर्ट ने आज तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं दिया है। ये मामला कोर्ट में जाने की वजह क्या है? क्यों यह मामला अभी तक कोर्ट में अटका हुआ है? देखिए, कोर्ट का तो स्पष्ट अभिमत आ गया कि सरकार ने जो आरक्षण दिया है, OBC के कोटे में 4 सीटें आरक्षित की गई हैं। हम लोग भी इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हमको भी पता है कि कम से कम 5 सीटें होनी चाहिए। 1 सीट हमारी वैसे ही जो है सरकार ने कम कर दी है। कोर्ट ने ये कहा है कि ट्रिपल टेस्ट करा करके एक पहले आप कमीशन बनाओ, कमीशन बना करके वो गांव-गांव जा करके सर्वे करे कि वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षिक स्थिति क्या है, उसका आंकड़ा बना करके सरकार को पेश करे। शासन में जाने के बाद सरकार उसका कैबिनेट कराए और कैबिनेट कराने के बाद आरक्षण की कैटेगरी को लागू करने का कार्य करे। सरकार ने इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है। सरकार ने हमारी सीटें वैसे भी कम कर दिया है जो पिछड़े वर्ग की कोटे की है। अब कल कोर्ट का निर्णय आने वाला है, हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ न्याय होगा। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी चाहे रानीगंज विधानसभा के हो या विश्वनाथगंज विधानसभा के, सबके बैनर पर आपकी तस्वीरें हैं, सब आपको आदर्श मान रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके टिकट वितरण में भी आपका अहम रोल होगा। तो ऐसी दशा में आपको, खास करके हम विश्वनाथगंज विधानसभा के नगर पंचायत सीटों की बात करेंगे, 2 हैं, अपनी मानधाता नगर पंचायत और कटरा नगर पंचायत। यहाँ से संभावित प्रत्याशी कौन हो सकता है सपा से? देखिए, मेरे लिए आदर्श इस क्षेत्र की जनता है, मेरे लिए कोई व्यक्ति आदर्श नहीं है। मेरे लिए आदर्श इस क्षेत्र की जनता है और इस जनता की भावनाओं का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। मैं रानीगंज विधानसभा से विधायक हूं। यहाँ का संगठन और पार्टी के लोग निर्णय करेंगे कि किसे चुनाव लड़ाया जाए। अगर मुझसे पूछा जाएगा तो निश्चय ही मैं जनभावना के अनुरूप, जो चाहे कटरा नगर पंचायत हो, चाहे मानधाता नगर पंचायत हो या रानीगंज विधानसभा की नगर पंचायतें हों, जनभावना के अनुरूप जो व्यक्ति स्वच्छ छवि का है, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, निश्चय ही ऐसे लोगों को टिकट मिलेगा। और यहाँ पर कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, साइकिल और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी।
विश्वनाथगंज विधानसभा में पूरी तरह से भाजपा के विकास के दावे फेल नजर आ रहे हैं। सड़कें अभी भी गड्ढे में तब्दील हैं। इसकी वजह क्या है? क्यों उन सड़कों पर काम नहीं हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली ही भेदभाव करने की रही है। कभी जातियों के नाम पर नफरत पैदा किया, कभी मजहब के नाम पर नफरत पैदा करने का कार्य किया, और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वही कर रही है। जिन लोगों का वोट लिया उनकी भावनाओं को ठगने का काम कर रही है, रोज एक नया झूठ बोलने का काम कर रही है। यही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा काला धन लाऊंगा, आज तक मैं भी इंतजार कर रहा हूं, काला धन नहीं आया। कहा 15 लाख लाऊंगा आपके खाते में दूंगा, आज तक नहीं आया। कहा कि महंगाई को कम करूंगा, आज तक महंगाई कम नहीं हुई। आज़ादी के 70 वर्षों में गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपये थी और मोदी जी के राज के 7 वर्षों में 1100 पार कर गई। अब आप समझ सकते हैं कि ये कौन लोग हैं और इनकी कार्यशैली क्या है, ये कहते क्या है और करते क्या है। कहा था किसानों की आमदनी को 2 गुना करूंगा, ना तो बिजली का बिल माफ़ किया, ना तो बीज के दाम कम किए, ना खाद के दाम कम किए, ना फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। मैं आपसे पूछूं कि कैसे किसानों की आमदनी 2 गुना बढ़ेगी? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को हर 6 महीने पर 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ का ऋण देती है और उसको अगले 6 महीने पर उसको माफ़ करने का काम कर रही है। तो यह सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। राष्ट्रवाद का नारा देने वाले ये लोग हैं और राष्ट्र की संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। आज जो रेलवे 1.5 लाख नौकरियां 1 साल में देता है, आज नौजवान बेरोजगार पड़े हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, लेकिन वह रेल अडानी की हो जा रही है। और स्टेशन पर आप चले जाओ, रेलवे के प्लेटफार्म पर चले जाओ, आज के 2014 में जिसको भारतीय जनता पार्टी कोसने का काम करती है, उस समय प्लेटफार्म टिकट की कीमत 5 रुपये थी। आज लखनऊ प्लेटफार्म पर चले जाओ, प्लेटफार्म टिकट की कीमत 100 रुपये हो गई है। मैं पूछना चाहता हूँ, 20 गुना ज़्यादा प्लेटफार्म टिकट जो उद्योगपतियों की चीज़ें हैं, 20 गुना ज़्यादा कीमत बढ़ाने का काम किया। क्या किसानों के गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 20 गुना बढ़ा, या किसानों की आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य 20 गुना बढ़ा, या कर्मचारियों की तनख्वाह 20 गुना बढ़ी? लेकिन उनके उद्योगपति मित्रों का व्यवसाय 20 गुना जरूर बढ़ रहा है। आज अडानी की संपत्ति को देख लो, जिसको 2014 के पहले देश का कोई नागरिक जानता नहीं था, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जानता नहीं था, आज पूरी दुनिया का दूसरे नंबर का बिजनेसमैन बन गया है। ये किसकी वजह से? आज गरीब जो अपने जेब में पैसा बचाता था अपनी कमाई का, उसके घर में फ्री का सिलेंडर भिजवाया और 400 रुपये की गैस को 1100 पार करा करके उनके जेब पर डाका डालने का काम कर रहा है। यही लोग कहते थे 40 वाला पेट्रोल चाहिए कि 60 वाला चाहिए, और अपने लोगों से नारे लगवाते थे 40 वाला, और सरकार बनने के बाद 100 पार करवा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये झूठे लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, ये जालिमों की सरकार है। ये चाहे जितना अन्याय अत्याचार कर ले, लेकिन देश जान चुका है, इनको जवाब देगा। आने वाले 2024 में इनकी सरकार नहीं बन सकती है, निश्चित रूप से इनका सफाया होगा। सरकार का कहना यह है कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के यहाँ राशन पहुँचा रहे हैं, गरीबों के लिए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हम गरीबों के लिए ही काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँ कि 1 महीने में गैस सिलेंडर से, पेट्रोल से जितना वसूला जाता है, आज आप एक उत्तर प्रदेश में, केवल एक प्रदेश का आंकड़ा ले लो कि एक दिन में कितने लाख लीटर पेट्रोल की बिक्री होती है। मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पूछा था कि सरकार बताए कि नेपाल को आप पेट्रोल कितने में बेचते हो। मैं बताना चाहता हूँ, नौजवानों को बताना चाहता हूँ, 29 रुपये लीटर में नेपाल को पेट्रोल बेचा जाता है, और अपने देशवासियों से, नौजवानों से, बेरोजगारों से, किसानों से 100 रुपये कीमत वसूलने का काम किया जाता है। ये टैक्स किसकी जेब से जा रहा है? नौजवानों से, किसानों के, बेरोजगारों की जेब से टैक्स जा रहा है। अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपने कहा था कि इनकी आमदनी बढ़ाएंगे, आपने कहा था इनको रोजगार देंगे, आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे। क्या इनको हैंड टू माउथ बनाना चाहते हैं? इनको भिखारी बनाना चाहते हैं? खाने पर जिंदा रखना चाहते हैं? इनके बच्चों को उच्च शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए? आज शिक्षा का निजीकरण करते जा रहे हो। इनके बच्चों को भी IAS से डॉक्टर इंजीनियर बनने का अवसर कब दोगे? इनको बड़ा व्यवसायी बनने का अवसर कब दोगे? देश में खाई बनाने का काम कर रहे हो। एक तरफ बड़ा उद्योगपति और दूसरे तरफ गरीब निरीह लोग जो केवल हैंड टू माउथ रहेंगे, केवल अपने पेट पर जीवन यापन करने का काम करेंगे। इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आने वाले वक्त में अडानी जैसे उद्योगपतियों के हाथ
हाथों में एक दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके देश के संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है, तो निश्चित रूप से देश अब जान चुका है इनके झांसे में आने वाला नहीं है। अभी मैनपुरी के चुनाव में जनता ने जवाब दिया, जहां पर हम 90,000 से जीतते थे वहां पर जनता ने हमें 3-3 लाख वोटों से जिताने का काम किया है। आने वाले वक्त में जनता जवाब देने के लिए खड़ी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है इस सरकार में, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों की फीस को 400 गुना बढ़ा दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं आज इन नौजवानों से, क्या इनके पिताजी की आमदनी 400 गुना बढ़ गई? कहां से उच्च शिक्षा के लिए फीस बढ़ेंगे? कैसे शिक्षित होंगे? अगर उच्च शिक्षित नहीं होंगे तो इनका भविष्य कहां से सुधरेगा? आज जो नौजवान बढ़ी हुई फीस वृद्धि को कम करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, छात्र संघ की बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं, यह सरकार उनके ऊपर 9 महीनों में लगभग 30 मुकदमे दर्ज करने का काम किया है। एक एक छात्र पर 2-2, 3-3 दर्जन। राहुल पटेल एक छात्र है जिसके ऊपर 23 मुकदमा दर्ज करने का काम किया है। आज ये सरकार बर्बर सरकार है, निरंकुश हो चुकी है, छात्रों का दमन कर रही है, शोषण कर रही है, गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है। मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र था। आज जो पिछड़ी जातियों को जो उम्र में 5 साल का आरक्षण मिलता है, उसकी लड़ाई हमने 1992 में शुरू करी थी और यहाँ से लेकर के दिल्ली तक गया था। उस समय परिवार कल्याण मंत्री सीताराम केसरी जी थे और उनके घर का घेराव किया था, जंतर मंतर पार्क पर अनशन किया था और वहाँ से मेरी भी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन न जाने कितने आंदोलन इलाहाबाद की धरती पर किया था, एक भी मुकदमा मेरे ऊपर या मेरे किसी साथी पर नहीं दर्ज हुआ था। उस समय दूसरी सरकारें होती थी, लोकतांत्रिक सरकारें होती थी। आज डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है, आज तानाशाही सरकार है, डिक्टेटरशिप वाली सरकार है। आज जो उनके काले कारनामों से पर्दा उठाने का काम करता है, उसके ऊपर गैंगस्टर लगा करके जेल भेजने का काम करते हैं, उनके घरों को गिराने का काम करते हैं, उनके बिजनेस व्यवसाय को बंद करने का काम करते हैं। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि नौजवान भी जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के साथ छलने का काम किया है। 400 गुना फीस वृद्धि करके उनको शिक्षा से वंचित करने का एक कुछ प्रयास किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस ओर जवानी चलती है उनको जवाब मिलेगा।